Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about contempt of court. And this topic is important from our syllabus GS paper 2. इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसरेस्पेक्ट और डिसओबीडियंस टुवर्ड्स अ जज और कोर्ट ऑफिसर्स और इंटरफेयर विथ इट्स ऑर्डरली प्रोसेस। आप देखते होंगे फिल्मों में भी कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर जो इन जनरल कोर्ट के सैंक्टिटी के अगेंस्ट है, तो फिर जज कहते हैं कि मैं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाऊंगा। मतलब जज के काम में बाधा डालना या कुछ कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो कोर्ट के ऑर्डरली प्रोसेस में इंटरफेरेंस करे, तो उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जा सकता है और इस एक्टिविटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। Article 129 of the Constitution grants power to the Supreme Court to punish for its contempt of court, जबकि Article 215 of our Constitution grants every high court to gives power to the high courts to punish for its contempt। तो दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या पावर हैं अपने कंटेम्प्ट के केस में जो ऑफेंडर है उसको पनिश करने का। अब एक बात जो आपको अच्छे से याद रखनी है, प्रीलिम्स में इस पर सवाल पूछा भी जा चुका है पहले, कि जो वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये यूज किया गया है हमारे संविधान में, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने का पावर होगा और उसके बाद पनिश करने का पावर होगा सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। लेकिन एग्जैक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन कौन से एक्टिविटीज़ माने जाएंगे ये डिफाइन कहीं भी नहीं किया गया है। And the power has been given back to the parliament to exactly define what is contempt of court, and that is how the Contempt of Court Act of 1971 was enacted by the parliament in order to define कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएंगी। तो देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो जो ये कानून लाया गया है 1971 में, इसकी मदद से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्टिविटी है इसको दो तरीके से दिया, दो तरह के ऑफेंस में डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल ऑफेंस एंड सिविल ऑफेंस। तो आई होप आपको क्रिमिनल और सिविल ऑफेंसेस के बीच का अंतर पता होगा। सिविल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस माने जाते हैं विच हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, मतलब उसमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप है। आपने किसी को कोई बात कही और वो बात उसको बुरी लग गई, उसको लगा कि उसके रेप्यूटेशन या उसके ऑनर के अगेंस्ट है, आपको नहीं लग रहा या बाकी किसी को भी नहीं लग रहा कि ऐसे कुछ गलत बात कही आपने, तो उस केस में वो जाकर के जब केस रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो जो पुलिस वाले हैं वो देखेंगे कि क्या आईपीसी की धारा में ऐसी कोई बात लिखी है क्या, और अगर आईपीसी की धारा के हिसाब से कोई भी केस नहीं बनता है तो फिर वो सिविल केस के अंतर्गत वो केस रजिस्टर होगा, दैट टू इन अ सिविल कोर्ट। तो मामला ये है, मुद्दा ये है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो उसको हम लोग कहते हैं सिविल ऑफेंस। मान लीजिए ज़मीन को लेकर के कोई विवाद है, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप दोनों लोगों के बीच में विवाद है कि ये ज़मीन हमारी है या हमारी है, दूसरा कह रहा है, तो सिविल ऑफेंस है, क्राइम या ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। एंड पनिशमेंट जो होता है इस केस में, सिविल केसेस में, दैट इज जनरली इन टर्म्स ऑफ सम मॉनेटरी कंपनसेशन। इसमें जेल वगैरह इन जनरल नहीं होता है, जबकि क्रिमिनल केस इज कंसिडर्ड एज क्राइम और ऑफेंस अगेंस्ट इंटायर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, इसमें कोई भी इंसान, समाज का कोई भी इंसान नहीं कहेगा कि ये क्राइम नहीं है या गलत बात नहीं है। एंड इनफैक्ट इट इज़ नॉट क्राइम अगेंस्ट ओनली द विक्टिम, जिसका मर्डर हुआ है बस उसके अगेंस्ट ये क्राइम नहीं है, इट इज़ क्राइम अगेंस्ट इंटायर सोसाइटी, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी ने, मर्डर की एक्टिविटी ने पूरे सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब किया है। और इस कारण से क्रिमिनल केसेस को प्रॉपरली कोडिफाई किया गया है आईपीसी में, ये धारा में ये इस एक्टिविटी को माना जाएगा, फिर आईपीसी की इस धारा में इस एक्टिविटी को माना जाएगा। जैसे आईपीसी 302 इज़ अबाउट मर्डर, तो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेकर के कोई डाउट नहीं हो सकते कि ये एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उसको यूनिवर्सली आइडेंटिफाई किया गया है हमारे देश के लीगल सिस्टम में, और उसको आईपीसी के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि ये धाराएं हैं फॉर सच एंड सच क्रिमिनल केसेस। वापस से मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है
कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे संविधान में मेंशन किया है, डिफाइन नहीं किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएंगी। तो फिर आया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को सिविल कंटेम्प्ट की तरह डिफाइन किया, यानी कि सिविल ऑफेंस की तरह डिफाइन किया, और कुछ एक्टिविटीज़ को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तरह डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल, एनी विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट या ऑर्डर या डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट विल बी कंसिडर्ड एज सिविल कंटेम्प्ट। मान लीजिए कोर्ट ने आपको एक समन भेजा कि आपको इस तारीख को कोर्ट में उपस्थित रहना है, और आप उस समन को नेग्लेक्ट कर दें, तो फिर दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सिविल कंटेम्प्ट, और आपके खिलाफ सिविल केस चलाया जा सकता है। जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा एनी पब्लिकेशन विच में रिजल्ट इनटू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी। कई दफ़ा कुछ लोग अखबारों में ऐसे आर्टिकल्स लिख देते हैं जजेज के ऊपर या ओवरऑल जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन रेज करते हुए, उनकी जो लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन करते हैं, उनकी ऑनेस्टी को क्वेश्चन करते हैं। उसके अलावा देयर माइट बी एनी एक्टिविटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल के लिए जज को ही किडनैप कर लिया, जज को थ्रेटन कर रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, ऑल सच एक्टिविटीज़ विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में एक और बात ध्यान से देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही अपने खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने का पावर है। संविधान में यही लिखा है, आर्टिकल 129 एंड 215। यहाँ हमने देखा अभी जो लोअर कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सारे कोर्ट्स को अपने खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करने का पावर नहीं है, डायरेक्ट पावर नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ ये एक्शंस हुई हैं जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाना चाहिए, एंड देन हाई कोर्ट विल initiate contempt of court proceeding in case of any contempt of court activity has been conducted against the district courts। तो मुद्दा यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जज के आगे आपने अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाना चाहिए, तो आपके खिलाफ वो चार्जेज प्रेस करेंगे, चार्जेस लगाएंगे इन हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है। एक और बातें हैं पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए टाइम पीरियड का लिमिटेशन है 1 साल का, यानी कि आपने कोई एक्टिविटी आज की तो आने वाले 1 साल तक इस एक्टिविटी के लिए आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जा सकता है, उसके बाद नहीं। सेक्शन 10 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ओनली द हाई कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ कंटेम्प्ट अगेंस्ट सबऑर्डिनेट केसेज। इस केस में आप देख रहे हैं सेक्शन 15 of the Contempt of Court Act says कि it describes procedure on how the case of contempt of court can be initiated। तो सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बताता है कि कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केसेज हैं उनको इनिशिएट किया जा सकता है, मतलब क्या प्रोसीजर होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इनिशिएट करने का, इस चार्ज को इनिशिएट करने का, इस केस को इनिशिएट करने का अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज पर दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सुओ मोटो तरीके से ले सकते हैं, मतलब खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ऐसी हुई है जो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाना चाहिए, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली फॉर हाई कोर्ट। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, हमारे आपके जैसे लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लाया जाना चाहिए, तो फिर हमें रिक्वेस्ट करना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हम केस प्रेस कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और आपको लगा कि अरे यार ये तो सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली एक्टिविटी है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस प्रेस करना चाहिए इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट या राइटर के अगेंस्ट। तो आपको फिर अटॉर्नी जनरल को या सॉलिसिटर जनरल को रिक्वेस्ट करना होगा एक पिटीशन डाल करके कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मस्ट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट दिस इंडिविजुअल हु हैज़ रिटन दिस आर्टिकल। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट में आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेज इनिशिएट कराना है तो आपको उस स्टेट के एडवोकेट जनरल को एक आपको पिटीशन देना होगा इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल इन द हाई कोर्ट। ये जो आर्टिकल है इसी
से रिलेटेड, इसी प्रोसेस से रिलेटेड है। सेक्शन 15 में बताया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे शुरू होंगे, आपको प्रोसीडिंग्स पता चल गए। करंट आर्टिकल या करंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए और कैसे इसकी प्रोसीडिंग शुरुआत होती है वो जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। तो करंट मुद्दा ये है कि कपिल सिब्बल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पिछले महीने की 6 तारीख को यानी कि 6 अगस्त को एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है जुडिशियल रोल बैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, इस पे एक स्पीच दिया। उस स्पीच में कुछ ऐसी बातें उन्होंने कहीं जिसको लेकर के एक सीनियर एडवोकेट हैं विनीत जिंदल, उनको लगा कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल को एक पिटीशन लिखा जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कपिल सिब्बल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू किया जाना चाहिए। यानी कि ये केस ये हैं विनीत जिंदल को कपिल सिब्बल की बात गलत लगी, उन्होंने के वेणुगोपाल जी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस प्रेस किए जाएं अगेंस्ट कपिल सिब्बल इन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन करंट न्यूज़ ये है कि के वेणुगोपाल ने इस तरह के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात कपिल सिब्बल ने नहीं की है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी नेगोशिएशन शुरू हुआ है, आने वाले टाइम में उम्मीद की जा रही है कि 1 साल के अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में साइन हो जाए। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट समझने के लिए हमें समझना होगा अबाउट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बेसिक इकोनॉमी में आप जरूर पढ़ते होंगे कि जो सबसे बेसिक लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या इकोनॉमिक पार्टनरशिप दो देशों के बीच में जो इस अग्रीमेंट को साइन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करके 2 या 2 से ज़्यादा देश आपस में एक दूसरे को कमिट करते हैं कि वो लिबरलाइज तरीके से यानी कि सस्ते दामों पे ट्रेड करेंगे। सस्ते दाम मतलब प्रोडक्ट का दाम नहीं घटा रहे हैं, ट्रेड के जो टैरिफ्स हैं यानी कि कस्टम्स ड्यूटी हैं उसको काफ़ी हद तक घटा रहे हैं। इस तरह के एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे हाइयर लेवल का होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम्स यूनियन। उससे ऊपर होता है कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन। तो पॉलिटिकल यूनियन का एग्जांपल हो सकता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल वेयर द कंट्रीज गो फॉर कॉमन करेंसीज का एग्जांपल हो सकता है यूरो जोन। कॉमन मार्केट में देयर इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि प्रोफेशनल्स एज वेल एज कैपिटल एंड ऑल, तो इसका एग्जांपल हो सकता है यूरोपियन यूनियन। कस्टम्स यूनियन में कैसा होता है कि 3 और 4 कंट्रीज हु हैव टुगेदर साइंड द कस्टम यूनियन दे अप्लाई द सेम टैरिफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर कंट्री विच इज़ आउटसाइड द कस्टम यूनियन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो ये है अलग अलग लेवल के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इसी अलग अलग लेवल के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी दिखाया हमने। तो सबसे बेसिक लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विच हैज़ पॉजिटिव लिस्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच हैज़ निगेटिव लिस्ट, और फिर होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसके बारे में इंडिया और बांग्लादेश अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में गुड्स और सर्विसेज में तो लिबरलाइज तरीके से ट्रेड होता ही होता है, उसके अलावा देयर इज़ मूवमेंट ऑफ कैपिटल एज वेल जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह पे भी फोकस किया जाता है। तो व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? लिबरलाइज ट्रेड इन गुड्स, लिबरलाइज ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड को कम करने पे फोकस किया जाता है। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या होता है? जैसे कि कस्टम क्लियरेंसेस, एक देश का सामान दूसरे देश के बॉर्डर पे पहुंचा, कस्टम्स पे पहुंचा, वहाँ महीने महीने तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा क्योंकि डिजिटलाइज सिस्टम नहीं है। तो फिर 2 देश आपस में जब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो एक दूसरे को वो प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे का जो प्रोडक्ट है उसको कम से कम शब्दों में, कम से कम वक्त में हम लोग क्लियरेंसेज देंगे थ्रू द डिजिटलाइज्ड मैकेनिज्म। तो इसको हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड।
डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के एग्रीमेंट होता है कि कोई भी डिस्प्यूट हो गया हमारी कंपनी के बीच में और आपकी सरकार के बीच में। मान लीजिए कि बांग्लादेश की कोई कंपनी आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करती है या वाइस वर्सा इंडिया की कोई कंपनी बांग्लादेश में इन्वेस्ट करती है और उस केस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है उस कंपनी और सरकार के बीच में, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए क्या क्या प्रोसीजर होंगे वो भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से डिसाइडेड होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के भी पहले से बातें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है। तो मुद्दा यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट it allows liberalized trade in goods and services, but comprehensive economic partnership agreement is a higher version, upgraded version of free trade agreement, where there is no just provision of liberalized trade in goods and services, but it also talks about investment, technology transfer, IPR rights, dispute settlement and all. अब करंट न्यूज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंडिया और बांग्लादेश ने इनिशिएट किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी इंडिया को विजिट कर रही हैं और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की नेगोशिएशन शुरू हुई है। 1 साल के अंदर इसको फाइनलाइज किया जा सकता है। अगर बांग्लादेश का सिग्निफिकेंस देखा जाए इंडिया को लेकर, क्योंकि आने वाले टाइम में आप बांग्लादेश पे सवाल उम्मीद कर सकते हैं इन मेंस, तो यू मस्ट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। तो एक एक करके कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। बांग्लादेश हैज़ इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया इन साउथ एशिया। तो पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारे लिए बांग्लादेश ही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश इज़ 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया भर में हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं, 4थे नंबर पे उसमें आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट करके पिछले साल $16 बिलियन कमाया है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश लास्ट ईयर वॉज $16.15 बिलियन। इंडिया कौन कौन से आइटम एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में वो भी ध्यान रखिए। इंडियाज़ मेन एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश आर रॉ कॉटन्स, नॉन रिटेल, प्योर कॉटन, यार्न एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉटन और इलेक्ट्रिसिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हम इंपोर्ट करते हैं प्योर वेजिटेबल ऑयल्स। ये बात आपको जाननी चाहिए, यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा है। वेजिटेबल ऑयल में इंडिया इज़ अ लार्ज इंपोर्टर। अभी भी वेजिटेबल ऑयल की जितनी हमारी ज़रूरत होती है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, जितनी हमें ज़रूरत होती है उससे काफ़ी कम हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए इंडिया हेविली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो उसमें से कई अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल हम लोग बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा टेक्सटाइल स्क्रैप्स भी हम लोग बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें आप मान सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेवल तक हमारा ट्रेड रिलेशन पहुंचा है। डायरेक्टली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बट India and Bangladesh enjoy a liberalized trade under SAFTA. SAFTA stands for South Asian Free Trade Area. तो सार्क देशों ने, जो साउथ एशिया के 8 देश हैं, ये हैं 8 देश, सार्क देशों ने 2004 में आपस में मिल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है साफ्टा। बट साफ्टा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। साफ्टा इज़ पार्शियली सक्सेसफुल। आंसर या रीजन 2 या 3 है। सबसे पहला रीजन तो देखो इंडिया और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी है। इनफैक्ट पूरा का पूरा साउथ एशिया जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। साउथ एशिया की मीटिंग्स नहीं हुई हैं 2016 से, जब से उरी अटैक हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान डू नॉट वांट टू कोलैबोरेट, एंड मेनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एटीट्यूड ऑफ प्रमोटिंग टेररिज्म। तो इस कारण से इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू फॉलो अ पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं आइसोलेट पाकिस्तान इन साउथ एशिया, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन following or reviving SARC. तो SARC itself has been abandoned since 2016, and that is why SARC प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा, दैट हैज़ ऑल्सो बिकम डिसफंक्शनल। मेन रीजन इज हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा कारण है कई सारे जो सार्क के कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। जैसे इंडिया श्रीलंका ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, श्रीलंका पाकिस्तान ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। उसके अलावा नैरो एक्सपोर्ट बेसिस, ये जितने भी देश हैं इनका एक्सपोर्ट बेस ही कम है, बहुत कम एक्सपोर्ट ही करते हैं, इसी कारण से ओवरऑल ट्रेड भी कम है। हम लोग मेनली इंपोर्टर स्टेट्स हैं दुनिया के अलग अलग देशों से, जैसे चाइना से हम लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। सो इसी कारण से आवर ट्रेड वॉल्यूम विद चाइना इज़ हाइयर एज़ कम्पेयर टू आवर ट्रेड वॉल्यूम्स अमंगस्ट आवर सेल्फ, बिकॉज हम में से सारे के सारे तो आठों के आठों देश तो ज़्यादातर इंपोर्टर स्टेट हैं, एंड दैट इज़ वाई
एक्सपोर्ट बेस कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई आपस में ट्रेड कम है, क्योंकि सबको जो चीज़ें चाहिए वो आपस में हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो दिस इज़ हाउ दीज आर द रीजन्स बिहाइंड फेलियर ऑफ साफ्टा. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्लाइमेट रिपेरेशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको पता है हाल फिलहाल में पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मैसिव फ्लड आया है, और ये जो फ्लड है माना जा रहा है कि इट हैज़ बीन इंड्यूस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. और अब इसी कारण से पाकिस्तान दुनिया के ज़्यादातर देशों से, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे क्लाइमेट रिपेरेशंस की डिमांड कर रहा है. क्लाइमेट रिपेरेशन को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कंपनसेशन. पाकिस्तान दुनिया के बाकी सारे देशों से कंपनसेशन मांग रहा है, और ऐसे कोई रिक्वेस्ट करके नहीं मांग रहा है, अपने हक से मांग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये मैसिव रेनफॉल हुआ है, उस कारण से जो डिजास्टर हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. और क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया के ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है. और इसी कारण से अब जो पाकिस्तान में इतना डैमेज हुआ है, उसके लिए रिपेरेशंस या क्लाइमेट चेंज रिपेरेशंस या कंपनसेशन शुड कम फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़. तो क्या है क्लाइमेट रिपेरेशन? इट इज़ कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज फॉर द डिजास्टर्स कॉज्ड बाई क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट रिपेरेशन इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल. भाई जिसने पॉल्यूशन किया है, जिसने ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है, वही अब पे करे. तो क्लाइमेट रिपेरेशन में डिमांड की जाती है कि सिर्फ रेमेडियल एक्शन मत कीजिए, सिर्फ रेमेडियल एक्शन के लिए पैसा मत दीजिए. यानी कि यहाँ बाढ़ आ गई तो वापस से घरों को रीसेटल कराने के लिए पैसा मत दीजिए. जो विक्टिम्स हैं इस क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर का, उनको भी कंपनसेट किया जाए. मान लीजिए जिसके घर वालों की डेथ हो गई, उनको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाए. तो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ नाउ डिमांडिंग, कि पाकिस्तान को क्लाइमेट रिपेरेशन मिलना चाहिए. उसको तो सबसे पहले रेमेडियल एक्शन का पैसा मिलना चाहिए दुनिया के डेवलप्ड देशों से. उसके अलावा जो उसके यहाँ पे विक्टिम्स हुए हैं इस डैमेज के कारण, उनका भी कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑन व्हाट ग्राउंड क्लाइमेट रिपेरेशंस आर डिमांडेड, किस ग्राउंड पे क्लाइमेट रिपेरेशन मांगा जाता है. तो क्लाइमेट रिपेरेशन को मांगने के पीछे कारण ये है कि माना जाता है कि दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, दे आर रीजन बिहाइंड मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस इमिशन जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है, इट हैज़ स्टार्टेड सिंस 1850, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज. तो स्टार्टिंग से जितने देश इंडस्ट्रियलाइज थे, मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड क्लाइमेट चेंज. अगर डेटा देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के बस 3 कंट्री या यूनिट, जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूके, दीज 3 ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड मोर देन 50% ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन सिंस 1850. तो भाई तुमने इमिशन कर करके इंडस्ट्रियलाइज किया है, पैसा कमाया है, तो अब उस कारण से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के कारण जो डैमेजेज हो रहे हैं उसको कंपनसेट भी करो. दिस इज़ हाउ दिस क्लाइमेट रिपेरेशन इज़ नोन विथ अनदर नेम, जिसका नाम है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल. दिक्कत क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो काफ़ी समय तक एटमॉस्फेयर में रहता है. इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. इट गेट्स ऑन एक्यूमुलेटेड, एंड दैट इज़ हाउ जो 1850 से इंडस्ट्रियल एज शुरू हुआ है, उस टाइम से जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हुए हैं वो एटमॉस्फेयर में अभी तक स्टेबलाइज्ड है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो 1850 से जितने देश इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, रिच हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, एंड दैट इज़ वाई दे शुड पे फॉर सच डैमेजेज एज वेल. अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाए, जैसे इंडिया या चाइना जैसे देशों की भी बात की जाए, तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिसेंट टाइम से हुआ है, पिछले 2 डिकेड से, और इसी कारण से इमिशंस हाल फिलहाल में हम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इमिशंस में हम काफ़ी पीछे हैं. फॉर एग्जांपल यू सी, इंडिया दुनिया का 3रा सबसे बड़ा इमीटर है, ग्रीन हाउस गैस इमीटर है, लेकिन अगर ओवरऑल इमिशन की बात की जाए तो 1850 से लेकर के अभी तक इंडिया ने सिर्फ 3% इमिशंस किए हैं. सेम इज़ ट्रू फॉर चाइना. चाइना पिछले 15 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमीटर है, लेकिन अगर ओवरऑल इमिशन की बात की जाए तो चाइना ने 1850 से लेकर के अभी तक सिर्फ 11% ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है.
और इसी कारण से दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, दे वांट a kind of international mechanism for financial reparation for the loss and damage caused by climate disaster। हमें इस तरह का कोई मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अकाउंटेबल बनाया जाए और उनको फिर लीगल तरीके से, एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इंश्योर कराया जाए कि वो क्लाइमेट रेपरेशंस के लिए, क्लाइमेट कंपनसेशन के लिए पैसा दें। क्लाइमेट रेपरेशंस रिच देशों को ही क्यों देना चाहिए, सवाल ये उठता है। तो जवाब भी इसका सरल है कि रिच कंट्रीज ही रिस्पॉन्सिबल है इमिशन के पीछे, इसलिए उनको कंपनसेट भी करना चाहिए। रिच कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ कैपेबल भी वही हैं, उन्हीं के पास पैसा है, उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी है, एंड दैट इज़ वाई दे शुड बी हेल्ड फॉर क्लाइमेट रेपरेशन। उसके अलावा अगर आप देखो तो दुनिया के जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर रिच कंट्रीज़, खासकर यूरोपियन यूनियन हो, फिर यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर इन टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन में क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कम होते हैं। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, और ट्रॉपिकल रीजन में दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। आप इस डायग्राम को देखो, जैसे आप पोल्स के साइड पे हो, 90 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ, तो क्लाइमेट चेंज से होने वाली वल्नरेबिलिटी यहाँ पे सबसे कम है। क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला इम्पैक्ट या वल्नरेबिलिटी बढ़ता जाता है एज यू मूव क्लोजर टू द लैटिट्यूड। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में या इक्वेटोरियल एरिया में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहीं पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखा जाता है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया के अमीर देश, उनके पास कैपेसिटी है, उसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तीसरा, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा इम्पैक्ट देखा भी नहीं जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अमीर देश तो टेम्परेट रीजन में है। गरीब देशों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है, और गरीब देशों के पास रिसोर्सेज भी इतने नहीं है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई क्लाइमेट रेपरेशंस मस्ट बी गिवन और क्लाइमेट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन बाय रिच कंट्रीज टू द पुअर। अब देखते हैं कि अभी तक दुनिया में क्या मैकेनिज्म डेवलप किए गए थे क्लाइमेट रेपरेशंस के लिए। देखिए, ये आइडिया तो सब मानते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल एक्सेप्ट किया गया था 1997 में, जिसको कहते हैं हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि दुनिया के सारे देशों की कॉमन तरीके से जिम्मेदारी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने का, उनको स्टेबलाइज करने का, क्लाइमेट चेंज को कम करने का। लेकिन जो अमीर देश हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज देश हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। दैट इज़ हाउ इट इज़ नोन एज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। किसी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, किसी की कम है। डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर अकाउंटेबल एज वेल एज मोर कैपेबल ऑफ कर्बिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया, और क्योटो प्रोटोकॉल में फिर एनेक्स 1 कंट्रीज़ का जिक्र किया गया। एनेक्स 1 कंट्रीज़ में वो देशों के नाम लिखे गए जिनके ऊपर मैंडेटरी तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करने का प्रोविज़न अप्लाई किया गया। वो बात अलग है, क्योटो प्रोटोकॉल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फेल्ड बिकॉज मेनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल पुल्ड आउट ऑफ दिस क्योटो प्रोटोकॉल बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका कहना है कि आज चाइना इतना ज़्यादा इमिशन करता है, इंडिया तीसरा सबसे बड़ा इमीटर है, लेकिन इनके ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। इंडिया चाइना का कहना है कि भाई हम आज ज़्यादा कर रहे होंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, लेकिन ट्रेडिशनली तो तुमने ज़्यादा किया है, सो यू पे फॉर दैट, वाई शुड वी पे, वी आर बिन इमीटर्स बट इन रिसेंट टाइम्स, राइट। तो इस हिसाब से क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया, बट एटलीस्ट इट वाज एन इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ क्लाइमेट रिपरेशन विथ इट्स प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 में फाइनलाइज किया गया था 2010 के अंदर, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था इन कैंकन, मेक्सिको, जिसमें दुनिया के जितने भी डेवलप्ड देश हैं उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को तो रिजेक्ट कर दिया, बट दे अग्रीड कि बाय द ईयर 2020 ये अमीर देश, डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज देश जो रिस्पॉन्सिबल है बिहाइंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन, वो हर साल $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में मिलजुल करके, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जाए, यानी कि उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए, और क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट से बचने के लिए इन डेवलपिंग देशों को हेल्प किया जाए कि वो अडेप्ट भी कर पाएँ।
सो इस तरीके से ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। एक और एडेप्टेशन फंड बनाया गया अलग से फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ताकि उनको हेल्प किया जाए कि वो क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को इवॉल्व कर पाए। ये प्रॉमिस किया गया 2010 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 में कैंकन में, ग्रीन क्लाइमेट फंड $100 बिलियन हर साल देंगे, 2020 से ये शुरू करेंगे। वो बात अलग है 2020 आ गया, लेकिन अभी तक इन देशों ने ये शुरुआत की नहीं है हर साल $100 बिलियन फंड करने का। एक और है ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, GEF 1994 में ही बना दिया गया था। इसका फैसला रायो अर्थ समिट में ही ले लिया गया था 1992 में, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइन हुआ है। GEF इज़ मेनली फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो GEF के अंदर ग्रीन इन्वायरमेंट फंड एक्चुअली दुनिया के 184 कंट्रीज़, उसके अलावा कुछ सिविल सोसाइटीज़, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मिल करके एक फ़ंड बनाया है ग्रीन इन्वायरमेंट फंड, जिसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट से उनको मिटिगेशन में और अडेप्टेशन में। ग्रीन इन्वायरमेंट फंड के अंतर्गत एक्चुअली में 2 सब फंड आते हैं, या ग्रीन इन्वायरमेंट फंड एक्चुअली इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 फंड्स। एक है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड दूसरा है LDC फंड। तो मुद्दा यह है कि इनमें से जितने भी मैकेनिज्म्स अभी तक बनाए गए हैं, जैसे कि क्योटो हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड हो गया, इनमें से कोई भी जो मैकेनिज्म है ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं है। नन ऑफ देम हैव बीन वेरी मच इफेक्टिव इन इंश्योरिंग क्लाइमेट रेपरेशंस और कंपनसेशंस फॉर द डेवलपिंग कंट्री या LDC। क्यों ऐसा नहीं हुआ है? व्हाट आर द मेन चैलेंजेस? चैलेंजेस आर पुश बैक फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज अपनी जिम्मेदारी मानना नहीं चाहते हैं कि हिस्टोरिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड दैट इज वाई दे शुड पे मोर। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दूसरा मेजर प्रॉब्लम है लॉस और इशू ऑफ लॉस असेसमेंट। आखिर जैसे कैसे साबित करेगा पाकिस्तान कि ये जो डैमेज हुआ है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण ही हुआ है? पहले अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होता, तो ये मैसिव रेनफॉल नहीं होता। ये पाकिस्तान कैसे साबित करेगा? और अगर वो ये साबित कर भी देता है कि ये डैमेज हुआ है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण हुआ है, तो भी वो ये कैसे साबित करेगा कि दुनिया के जो देश हैं वो कौन देश कितना ज़्यादा जिम्मेदार है? US कितना जिम्मेदार है, यूरोपियन यूनियन कितना जिम्मेदार है, ऑस्ट्रेलिया कितना जिम्मेदार है? ये प्रॉब्लम है, मतलब रियल प्रॉब्लम्स हैं कि हाउ टू assess the loss caused by different countries. This is the practical difficulty कि जो एक्चुअल में सफरिंग हुई है उसके पीछे कौन कौन से देश जिम्मेदार हैं और कितना जिम्मेदार है। कैसे आप पैसा डिमांड करेंगे? कैसे आप US से मांगेंगे कि आप इतना पैसा दो? कैसे आप यूरोपियन यूनियन से मांगेंगे कि आप इतना पैसा दो? ये जो दूसरा प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई द कंपनसेशन कि आखिर कौन सा देश कितना जिम्मेदार है और उसको कितना पैसा देना चाहिए। तो मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ने इस आर्टिकल के कंक्लूजन में यही लिखा है कि जो पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में किया है वो कोई बिल्कुल नई डिमांड, ये जो क्लाइमेट चेंज रिपेरेशन का जो डिमांड किया है ये बिल्कुल नई डिमांड नहीं है। हाँ, बस उसने इस मुद्दे पे वापस से दुनिया का फोकस ग्रैब किया है, जो मुद्दा कुछ दिनों से नेग्लेक्टेड था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उठाना पड़ता है, जबकि हम जिम्मेदार नहीं हैं क्लाइमेट चेंज के पीछे या कारण। इस टॉपिक के बेसिस पे UPSC ने 2015 में एक प्रीलिम्स में सवाल पूछा था ग्रीन क्लाइमेट फंड पे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट BPAL ड्रग रेजिमेन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। तो ये आर्टिकल जो है ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। ट्यूबरकुलोसिस जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं TB, इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जनरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से लंग्स में इन्फेक्शन होता है, लेकिन कभी कभार ये लंग्स के थ्रू होते हुए थ्रू ब्लड ये हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक भी पहुंच सकता है। TB को रोकने के लिए हमारे देश में डॉट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है और भारत का गोल है कि हम भारत को TB मुक्त बनाएं बाय 2025। TB को लेकर के बस एक ही वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है जिसका नाम है BCG वैक्सीन। WHO के हिसाब से दुनिया के TB के सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में होते हैं। अगर देखा जाए 2020 का डाटा तो पूरे दुनिया भर के जितने भी TB के केसेस हैं उसमें से अकेले 26% केसेस इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो मतलब यू कैन ईजिली से
कि इंडिया इज़ टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। देखिए टीबी में भी प्रॉब्लम क्या है कि हाल फिलहाल में देखा जा रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मतलब जिस पर टीबी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स चलाए जाते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों फर्स्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो रहा है या एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो रहा है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, ठीक से इलाज नहीं कराते। टीबी का जो कोर्स होता है, अगर टीबी बीमारी हो गई तो कम से कम 6 महीने आपको एंटीबायोटिक्स लेने हैं, लेकिन लोग 2-3 महीनों में ही उनको ठीक महसूस होने लगता है तो फिर वो एंटीबायोटिक्स लेना छोड़ देते हैं। तो जो टीबी के बैक्टीरियाज अंदर रह जाते हैं, खासकर वो बैक्टीरिया जो मजबूत हैं, जो आसानी से मरे नहीं 2-3 महीनों की दवाई लेने के बावजूद भी। 6 महीने तक लगातार दवाई ली जाती तो शायद से वो भी मर जाते, लेकिन जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियाज थे, जो 2-3 महीने की एंटीबायोटिक्स को भी सर्वाइव कर गए, वो तो मरे नहीं और आपने दवाई बंद कर दी, तो वो स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई कर करके अपनी संख्या को बाद में बढ़ा लेंगे और फ्यूचर में वो दवाई जो आप पहले ले रहे थे वो अब काम नहीं करेगी अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। सो इस तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हमारे देश के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसमें भी जो ज़्यादा खतरनाक होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। एक प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो अब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट एक नई दवाई लाई गई है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन्स, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है बी-पाल। और न्यूज़ ये है कि बी-पाल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, इट हैज़ शोन वेरी फेवरेबल आउटकम फॉर एटलीस्ट 84 to 94% पेशेंट्स। और इसी कारण से बी-पाल को अब ग्लोबल अप्रूवल दे दिया है WHO ने अगेंस्ट टीबी, स्पेशली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। बी-पाल इज एक्चुअली a combination of 3 medicines, B for bedaquiline, PA for pretomanid and L for linezolid। ये तीनों टीबी की दवाइयाँ हैं। तीनों को कॉम्बिनेशन में अगर 6 महीने तक लिया जाए तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी ठीक हो जाता है। दैट हैज़ बीन सीन अमंगस्ट 84 to 94% पेशेंट्स। और इस कारण से अब बी-पाल को ग्लोबल अप्रूवल दे दिया है WHO ने। बी-पाल जो इनिशिएटिव है, इट वाज डेवलप्ड बाय टीबी अलायंस, जो दुनिया की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको सवाल दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। सेनकाकू आइलैंड इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और एन आइलैंड बिटवीन चाइना एंड जापान इन ईस्ट चाइना सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड सुमांग लीला is from Manipur. That's all from our side for today. Thanks for watching.